नमस्कार मित्रों, मैं आनंद राजाध्यक्ष नवी मुंबई से आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सुन मेरे हिंदू रे में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप अगर चैनल पे नए हैं, तो आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें और हाँ, वीडियो को लाइक अवश्य करें। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो मित्रों, बात ऐसी है कि ये जो अवैध बांग्लादेशी हो या अवैध रोहिंग्या हो, उनको लेकर मेरे मेरे मन में हमेशा एक निरीक्षण सा होता था। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये प्रश्न उठता था, एक निरीक्षण सा था। तो उसे मैंने एक प्रश्न के रूप में पूछने के लिए एक मतलब मैंने चुना डॉक्टर विक्रम सिंह, जो उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी भी रह चुके हैं। तो मेरा उनसे कोई जाति परिचय नहीं था, निजी परिचय नहीं था आज तक। तो मैंने इसके लिए माध्यम बनाया अपने स्नेही श्री हरिमोहन को, जिनका यूट्यूब पे चैनल है ज्योतिर्मय, और इस चैनल पे मैं भी कुछ लाइव कर चुका हूँ और मैंने देखा है कि डॉक्टर साहब वहाँ अक्सर आते हैं। तो मैंने हरिमोहन जी से रिक्वेस्ट की कि भाई आप डॉक्टर साहब को ये प्रश्न मेरे माध्यम से पूछिए। प्रश्न क्या पूछना है, मैं एग्जैक्ट आपको ऑडियो बना के देता हूँ। आप चाहे तो मेरा प्रश्न रखिएगा या अपने शब्दों में इस बात को पूछिएगा। तो हरिमोहन जी ने मेरा ऑडियो व्हाट्सएप के माध्यम से डॉक्टर साहब को सीधा प्रस्तुत किया। डॉक्टर साहब से उनका जवाब भी आया और अपेक्षा से बहुत बेहतर था। तो कुछ समय गुजरा इसमें, तो मेरी इच्छा थी कि ये तुरंत ब्रॉडकास्ट हो जाए, लेकिन ये हो नहीं पा रहा था। तो मैंने कल हरिमोहन जी से बात की कि मैंने कहा कि उनका जो ऑडियो है उसका मैं वीडियो बना के अपने चैनल पे चला दूंगा। तो उन्होंने कहा एक बार डॉक्टर साहब से बात कर लीजिए। तो हाँ, एक रिटायर्ड डीजीपी आईपीएस अधिकारी से ये पूछ करना, आई मीन ऐसा कुछ करने के पहले अनुमति लेना या सहमति लेना आवश्यक है। तो हरिमोहन जी ने मुझे कृपा करके उनका नंबर दे दिया और मैंने उनको मैसेज भेजा, दोनों ऑडियोज भी भेजे और बहुत शीघ्र ही उनका उत्तर आ गया। उत्तर क्या, उनका फोन ही आ गया और उन्होंने कहा कि मैं अपने शब्दों पे कायम हूँ और कहा कि भाई ये आप अवश्य करिए, मेरा इसमें आशीर्वाद है और आप जैसे ये ब्रॉडकास्ट हो जाए मुझे एक लिंक शेयर कर देना। मैं बोला अवश्य, आपका तो ये अधिकार है। तो बिना ज़्यादा समय गँवाए मैं आपको सबसे पहले उनका जो मेरा जो प्रश्न है, ये पहले आपको सुनाता हूँ, तुरंत उसके बाद डॉक्टर साहब का जवाब सुनिएगा। को लेकर रोहिंग्या हो या बांग्लादेशी हो, कुल मिलाकर भारत बाहर के अवैध मुसलमान जो थे या हैं, उनको लेकर मेरा डीजीपी साहब से एक बहुत सिंपल सवाल है कि क्या यहाँ के मुसलमान जो लोकल क्राइम पर अपनी मोनोपोली, अपना एकाधिकार रखते हैं, क्या वे जब एक सोशल स्टैंडिंग, सोशल पोजीशन हासिल कर लेते हैं तो इनको अपना काम जो है ये आउटसोर्सिंग करते हैं। मतलब जो काम उनके लिए हल्का माना जाता है या जिस काम में वो खुद अपना हाथ गंदा नहीं करना चाहते, या अभी वो कुछ और लेवल पे चले गए हैं, लेकिन क्राइम से मतलब ये लेवल के जो क्राइम है उस पर उस इनकम को छोड़ना नहीं चाहते, तो ये इनके लिए आउटसोर्स लेबर है, ऐसा मेरा कहना है। आउटसोर्स लेबर है, इसके बाकी भी कई सारे इम्प्लीकेशंस होते हैं। मतलब एक बार डेमोग्राफी बढ़ जाती है तो फिर उसके वोटर कार्ड्स वगैरह, मतलब फिर पावर के लिए। तो कुल मिला के क्या है ना, इस्लाम की एक स्ट्रेटेजी है कि वो हमेशा पावर के लिए उसका लक्ष्य रहता है, मुल्क की सत्ता उसे चाहिए, मुल्क की वाट लगा देता है। कोई भी इस्लामी मुल्क जो है वो कभी काफिरों को चूस के ही बड़ा होता है, उसके बाद वो दूसरी मतलब पॉपुलेशन बेतहाशा बढ़ाता है, लेबन स्लॉम हो जाता है वहां पे, और वो दूसरे मुल्कों पर हमला कर देता है। कभी इस्लाम ये नहीं करता कि मुल्क को स्टेबल बनाया, एग्रीकल्चर बढ़ाया, प्रोड्यूस बढ़ाया, वो कभी नहीं। इट इज ऑलवेज अ थ्रेट टू अदर्स, बट दैट्स अ डिफरेंट थिंग। यहाँ मैं इस पे क्वेश्चन स्पेसिफिक रखता हूँ कि क्या यहाँ के लोकल क्रिमिनल्स जो है वो इमिग्रेंट्स का, इलीगल इमिग्रेंट्स का उपयोग
क्राइम को आउटसोर्सिंग करने के लिए रखते हैं। इस पे डीजीपी साहब से आप बात कीजिए, और अगर वो कहते हैं कि हाँ, मतलब ये वो अगर इस बात को एंडोर्समेंट करते हैं कि हाँ ऐसे होता है, तो बात का वजन ज्यादा बढ़ता है। ठीक है, धन्यवाद। तो ये था मेरा सवाल और ये रहा डीजीपी साहब का उत्तर। शायद बहुत सही बिंदु और सही प्रश्न उठाया गया है। ये एक सप्लाई चेन है और इसमें सप्लाई चेन में एंसिलराइजेशन भी है, आउटसोर्सिंग भी है। जैसे चोरी है तो चोरी का माल कौन खरीदेगा, उसको काटेगा कौन, वो काटने वाला अलग है। कबाड़ी उसके टुकड़े टुकड़ करके, जैसे कार है, चोरी करने वाला अलग, स्पेयर्स बेचने वाला अलग, कबाड़खाने में उसको कैनिबलाइज करके उसके अलग अलग हिस्से पुर्जे बेचना अलग, नेपाल में ले जाके बेचना, बांग्लादेश में ले जाके बेचना वो अलग। लेकिन ये सही है कि ये इसमें जो सप्लाई चेन है, एक गुरु, एक महागुरु, और जो आबादी बढ़ाने की बात है यही सपोर्ट सिस्टम भी बनाते हैं। और ये जो माफिया है यही आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर्स आईडी, पहचान पत्र और इनको लोकल डायलेक्ट सिखलाने की भी व्यवस्था यही करता है। क्योंकि कंफर्ट लेवल तभी होता है जब गिरोह की सदस्यता बढ़ती है और आउटसोर्स करने ये छोटे मोटे काम अन्यत्र को दिए जाते हैं। भीड़ इकट्ठा करने का इंतजाम होता है, क्योंकि आपने देखा होगा जरा सी कोई बात हो 500 आदमी से लेकर 5000 आदमी इकट्ठा होने में 2 मिनट लगता है। तो ये भीड़ इकट्ठा करने की जो कला है, फ्लैश मॉब्स, ये भी इसी के माध्यम से होती है और ऑलमोस्ट एट मिनिमल बजट, क्योंकि सब अपना कमा खा रहे हैं। जो महागुरु है वो चेलों को कुछ देता नहीं, चेले खुद कमाते खाते हैं। महागुरु केवल रास्ता बताता है, रास्ता बता दिया। चोरी चिकारी, उठाईगिरी, लूट खसोट, छोटे मोटे जो संगठित अपराधी हैं वो फुट सोल्जर्स की तरह एम्प्लॉय करते हैं कि डराओ धमकाओ, चाकू मार दो, हत्या मत करना, हत्या करना है तो फिर बताएंगे कि एब्डोमेन में मारना है या हाइपोटेंड्रम में मारना है। और उसके बाद जबरन धन वसूलना, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, ये सब शुरू हो जाता है। ये सही है कि इनका एक सपोर्ट सिस्टम है। सपोर्ट सिस्टम में इनको लाके एस्टैब्लिश करना, पुलिस से बचाना, जमानत कराना, आवश्यकता अनुसार इनका चिकित्सा वगैरह भी करवा देना। और ये बिजनेस मॉडल इसलिए है क्योंकि इनका जो एंसिलराइजेशन और आउटसोर्सिंग है वो स्टडी करने वाली चीज है कि किस तरीके से ये लोग, एक चेन ऑफ कमांड भी है और उसमें म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स ये भी है। थैंक यू। डीजीपी साहब का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, उन्होंने मेरे सवाल का बहुत ही खुलकर जवाब दिया। एंसिलराइजेशन का मतलब है कि जो भी उद्योग, मतलब यहाँ ये चोरी वगैरह का जो उद्योग है, मोटी गाड़ियां वगैरह जो चोरी हो जाती है तो उनको तोड़ने का, काटने का वगैरह ये सब है, ये सब कॉन्ट्रैक्ट जिसे हम कहते हैं वही एंसिलराइजेशन कहलाता है। असल में बिजनेस लैंग्वेज में उसे एंसिलराइजेशन कहता है। तो ये सब जो गुर है, धंधे के गुर है, ये इनको सिखाए जाते हैं। और वहाँ जो स्थानिक क्रिमिनल है उसकी बात करें तो सारा शहर उसे लॉइन के नाम से जानता है। आप समझ गए होंगे ये क्या होता है। तो बहरहाल मैं यही चाहता था कि आप सब लोग ये जानें, ताकि अभी देखिए, अभी 2 ही फेजेस हुए हैं। मेरी आपसे सबसे एक हृदय की गहराई से आप सबसे मेरी यही विनती है, हाथ जोड़ के विनती करता हूं सबको, कि इस वीडियो को आप अपने खातिर, मेरे लाइक शेयर के लिए नहीं, आप अपने सेफ्टी के खातिर, जो लोग इस बात को सुनकर भी, देखकर भी इस बात को नहीं मानते, वो इस वीडियो को सुने, डॉक्टर साहब के, डीजीपी साहब के शब्दों को सुने, इसे समझे कि ये क्या होता है, और अपनी खुद की सुरक्षा के खातिर सोच समझकर वोट करें। बाकी किसी पार्टी का कैनवासिंग करना तो गलत है, तो मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा। आप समझदार हैं कि किसे वोट करना है, नहीं करना है। इनके साथ कौन है ये आप जानते हैं। तो हमें भारत को सुरक्षित रखना है। इसके लिए मैंने खास ये वीडियो अर्जेंटली बनवाया है। आप अवश्य इसको इस्तेमाल करें, अपने मित्रों को भेजें। बहुत ज़्यादा समय का नहीं है, 10 मिनट के अंदर ही काम हो गया है। आप इसे जरूर फॉरवर्ड करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।